Hi guys, good morning. So let's complete today the entire chapter of solid state, and after that I am sure that any particular question which is over there in your textbook or anywhere at all, you would be able to solve, okay? Of course, post this lecture, I'll be posting a sheet to you. I'm extremely sorry I could not post actually a lecture yesterday, but that particular lecture which was supposed to be put up on YouTube yesterday is being put up today early in the morning, as in right now I think you must be watching that or you must have watched that. Let's now start with this particular topic. So there's going to be two videos today on chemistry. One जो कल का था, which was of yesterday, and एक जो आज का है. Okay. So जो वीडियो अभी आप देख चुके हो या देख रहे होगे या देख चुके होगे, वो वीडियो एक्चुअली में कल का है. So I'm extremely sorry I could not post it yesterday, and today I'll be posting up this video. So without wasting time, because a lot of things needs to be covered, so this lecture might end up on around 40 and 45 minutes. Guys, kindly bear with me. Let's start. कल तक हम लोगों ने देखा था that stoichiometric defect क्या होते हैं. Stoichiometric defects वो होते हैं जो किसी भी क्रिस्टल की stoichiometry को डिस्टर्ब नहीं करते. मतलब जो उनका आइडियल रेशियो होता है, जिसमें कैटाइंस एनाइंस लगे हुए होंगे या जिसमें एक एटम दूसरे से बाइंड करा हुआ होगा, उनकी ज्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं आता. बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर डिफेक्ट्स which would be actually disturbing the stoichiometry of any particular crystal. What do you mean by stoichiometry? As in जिस रेशियो के अंदर ये एटम चार और के साथ में आएगा, बट अब की बार प्रॉपर्ली ऐसा नहीं होगा. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. आई थिंक पहला फॉर्मूला देखने के बाद में कईयों को कुछ समझ में आएगा, कईयों को नहीं आएगा. सो आई विल मेक इट क्लियर. So what is non-stoichiometric defects? Non-stoichiometric defects are those defects which disturb the ideal stoichiometry of a crystal. What do you mean by the word stoichiometry? जैसे कल बताया था, stoichiometry is nothing else but is the ratio of cations to anions, metals to non-metals and so on and so forth. So जो भी ions आपके अरेंज होंगे वो एक रेशियो में अरेंज होते हैं. यदि उस रेशियो को ये वाला डिफेक्ट चेंज कर देगा तो हम उसको बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. सो यहाँ पर भी एक पार्ट उल्टा है. जैसे आपको याद होगा आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी के अंदर, ऐसे ही स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री. तो स्टोइकियोमेट्री वो डिफेक्ट होते हैं जो स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं. तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देंगे, ध्यान रखना. नाउ फॉर एग्जाम्पल फेरस ऑक्साइड FeO और आयरन ऑक्साइड. नाउ आयरन ऑक्साइड की एक चीज शॉकिंग होती है बिकॉज वो Fe2O3 के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Fe3O4 के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, FeO के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, so on and so forth, like ferrous oxide, ferric oxide, and so on and so forth. अभी के लिए आप देखोगे FeO का एक्चुअली में ज्योमेट्री होना चाहिए था FeO, बट ये एक्चुअली में प्रॉपर्ली FeO के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये कुछ 0.93 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. मतलब ऑक्सीजन माइट भी 0.93 के फॉर्म में है, O100 वाले फॉर्म के अंदर होगा, और Fe वाला पार्ट मान लो कुछ 98-93% के फॉर्म में होगा, और रिमेनिंग वाला पार्ट ऑक्सीजन. एंड दिस पर्टिकुलर परसेंटेज और रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग. किसी जगह पर 93 हो सकता है, किसी जगह पर 94, किसी जगह पर 95. सो दिस डिफेक्ट विल चेंज द ज्योमेट्री ऑफ व्हाट? द क्रिस्टल. So if this change will change the stoichiometry of the crystal, then this kind of defect will be known as non-stoichiometric defect. So example can be FeO 0.93 to 0.95. ये हो गया. अब बात करते हैं कि आखिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में कौन कौन से तरह के डिफेक्ट्स आ जाएंगे. सो द फर्स्ट डिफेक्ट इन द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सब पार्ट्स विल बी, मैंने नंबर 2 यहाँ पर इसलिए डाला हुआ है बिकॉज कल जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वो सारे के सारे डिफेक्ट्स पढ़े थे, पॉइंट डिफेक्ट, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, दोज वर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. आज हमने सेकंड टॉपिक डाला है व्हिच इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर देन कम्स द वर्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय मेटल एक्सेस डिफेक्ट? होगा क्या? आइडियली यदि मैंने क्रिस्टल लिया तो सपोज कर लो ये है एक M मेटल पॉजिटिव, ये है एक X मतलब हेलोजन होता है आमतौर पे, X नेगेटिव, फिर M पॉजिटिव, फिर X नेगेटिव, फिर X नेगेटिव, फिर M पॉजिटिव, फिर X नेगेटिव, फिर M पॉजिटिव.
फिर M पॉजिटिव, फिर X नेगेटिव, फिर M पॉजिटिव, फिर X नेगेटिव। इस ढंग से क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। प्रॉब्लम होगा इस बार, यहाँ पर लिखा क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच विल हैपन ड्यू टू एनाइन वेकेंसी। एक जगह पर कोई भी ये जो X नेगेटिव है ये चला गया घूमने के लिए कहीं पर, he has gone somewhere, तो इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक होल बन जाता है। क्योंकि कॉमन सेंस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां वैक्यूम तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा, सो दैट पर्टिकुलर एम्प्टी स्पेस वुड बी नोन एज होल, ओके, व्हिच विल बी टर्म्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, बट वो बाद में पढ़ेंगे। पहले अब जब ये होल बन जाएगा इस जगह पर, दिस होल इज नॉट दैट होल जो आप सोच रहे हो, ओके, ये होल वो वाला होल नहीं है। वो वाला होल नहीं है का मतलब कौन सा सर, ये होल का मतलब दिस इज नॉट दैट पर्टिकुलर होल की गड्ढा है, बट हाँ सिंस यहां से एक आयन गायब हो चुका है, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। नाउ so let's move on to this. So there is this M positive, then comes hole, then comes M positive and X negative. Now let us assume for a second, एक मिनट assume कर लेते हैं कि कोई एक मेटल का इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के बैठ जाता है, क्योंकि यहां से एक एनाइन गायब हो गया है, अब कोई भी एक मेटल का इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर आ जाएगा। यदि कोई भी एक मेटल का इलेक्ट्रॉन इसके जगह पर आ जाएगा तो अब आपको क्या लगता है क्या होगा आपके हिसाब से? जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके बैठ जाएगा तो वो है तो मेटल का, एंड उसके वजह से वहां पर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, वहां पे कलर्स आना चालू हो जाएंगे, ओके। सो सच काइंड ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। एंड व्हाई विल दिस हैपन? दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ एनाइन वेकेंसीज। बिकॉज एनाइन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज कैरियर। कैटाइन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज कैरियर। सो एनाइन वेकेंसीज जब बनेंगे तो उसके जगह पर मैंने आपको बताया वहां पर होल्स बन जाते हैं, होल्स के जगह पर मेटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन्स जब जिस जगह पर आ जाते हैं तो उसके जगह से पूरे के पूरे क्रिस्टल को एक अलग सा कलर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड के अंदर जितने भी सोडियम के या क्लोरीन के जितने भी एनाइंस बाहर निकलते हैं, उनके जगह पर सोडियम के ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आकर के बैठ जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू वुड बी एबल टू सी अ स्लाइटिश टिंजिश येलोइश कलर टू व्हाट? सोडियम क्लोराइड। एंड वो येलोइश कलर का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स है, नॉन रिफाइंड सॉल्ट, ओके, जिसको आप बाद में रिफाइन करते हो। आप जो लोग जो नमक खाते हो, कभी आपने देखा है वो एब्सोल्युटली व्हाइट कलर का होता है? क्यों लगता है क्यों होता है व्हाइट कलर का? दैट्स ओनली बिकॉज वो रिफाइंड सॉल्ट है। कभी सॉल्ट के पैकेट के साथ में देखना लिखा रहता है आयोडाइज्ड एंड रिफाइंड सॉल्ट, ओके। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी नोन एज द एनाइन वेकेंसीज और द मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। जब ये यहां पर आकर के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने बोला इस क्रिस्टल के अंदर जब भी धूप पड़ती है तो इसका एक अलग ही कलर होने लगता है, या वो एक कोई ब्लू कलर का क्रिस्टल है, कोई येलो कलर का क्रिस्टल है, जब भी कलर की बात होगी ऑलवेज रिमेंबर एक ही तरह का डिफेक्ट होता है विच इज नोन एज कलर सेंटर डिफेक्ट और द मेटल एक्सेस डिफेक्ट और द एनाइन वेकेंसी डिफेक्ट। उसी को इन सिंपल वर्ड्स बोलते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ सेंटर्स? एफ का मतलब होता है फार बेन जेंटर, फार बेन जेंटर। सो फार बेन सेंटर का मतलब क्या हुआ? कलर सेंटर्स। क्यों कलर सेंटर होंगे? कॉमन सेंस सोचो। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम ओवर हियर देयर इज a anion which is being removed due to any number of reasons, and because of that there is a hole created, and because of that there is a electron which will come out of a metal ion and it will take its place. Now since that electron actually belongs to the metal, that means वहां पर metal के ion ज्यादा हो चुके हैं, metal 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 ion and metal, and that's the reason why this will impart a particular color to the crystal, and that's the reason why that coloring will be known as F center, और इसी को F centers defect भी बोलते हैं, okay। Now आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। Then comes the next वाला topic again into the non-stoichiometric defect. It will be metal excess defects due to cationic vacancies. Metal excess defects due to cationic vacancies. इस बार अभी आपने एनाइन को रिमूव किया था, अब की बार क्या करोगे? कैटाइन को रिमूव कर दोगे। Now what do you mean by कैटाइन को रिमूव कर दोगे?
इन तरह के डिफेक्ट्स को हम बाय द वे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटरस्टिशियल? याद करो कल के लेक्चर में था जो आपने अभी देखा होगा, दैट इज कबाब में हड्डी डिफेक्ट। बीच में कोई साइड पर कोई आकर के कैटाइन हट गया होगा और उसकी जगह पर एक और कोई आयन आ गया होगा, अ पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई। आमतौर पे ये डिफेक्ट्स तब होते हैं जब कोई ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, ऑल ऑफ दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो जब भी कभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स या मेटल्स आकर के इस पर्टिकुलर जगह पर बैठते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट विल बी नोन एज ट्रांजिशन मेटल डिफेक्ट। गॉट दिस? नेक्स्ट, और द मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया। अब आते हैं द टू वर्ड्स, और उसके पहले हम आते हैं द वर्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट में, बट इम्प्योरिटी डिफेक्ट के पहले हमें ये करना पड़ेगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड द पी टाइप सेमीकंडक्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सेमीकंडक्टर्स? Semiconductors are those conductors, by the way, which जिनकी conductivity or the conductivity would lie somewhere, you know, in between the conductor and the insulator. अब इसका मतलब क्या हुआ? Conductors are those substances which are going to conduct electricity, जिसमें आपने potential लगाया तो electrons will start flowing in one direction. Insulators are those जिसमें आपने potential लगाया भी तो भी current will not flow, बिकॉज गैप काफ़ी बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाते भाई, बट गैप की भी बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स वो होंगे जिनको ज़रा सा आपने यदि फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप जंप करना चालू कर जाते हैं वहाँ पर, बट थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। कंडक्टर्स में बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने ज़रा सा भी हल्का सा भी लगाओगे अपने आप ही जाना चालू हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा ज़्यादा, कंडक्टर्स में तो ह्यूज। सो सच काइंड ऑफ बाय द वे मटेरियल वुड बी नोन एज सेमीकंडक्टर्स। नाउ सर, व्हाई आर वी स्टडिंग सेमीकंडक्टर? इनफैक्ट ये तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने ये सुना होगा द वर्ड यू नो द सिलिकॉन वैली इन यूएसए। सिलिकॉन इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, राइट? सिलिकॉन की आप जब भी बात करोगे जो कार्बन के ग्रुप के अंदर आता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड सिलिकॉन वैली का नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट वॉज अ सेमीकंडक्टर। मतलब आपके मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिवाइसेस, सारे के सारे डिवाइसेस जो चल रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ चिप। वो याद है इंटेल का एक ऐड आता है, टुम 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 टुम, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दैट चिप विच इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा? ओनली अ सिलिकॉन चिप। अब आपको शायद ये भी समझ में आ रहा होगा कि हम इंडियंस की चारों तरफ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा क्यों वैल्यू है? It's not because that we are the cheapest labor available, but it is because we are hardcore programmers. आपने देखा होगा इंडिया की आईटी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। क्यों? बिकॉज प्रोग्राम्स बहुत अच्छे बनाते हैं। प्रोग्राम्स क्यों बनाएंगे? बिकॉज कभी जब को आपने कंट्रोल कमांड दिया हुआ है कि अभी वर्क करो, अभी वर्क नहीं करो, ये केवल कौन कर सकता है? सेमीकंडक्टर। बिकॉज वो एक बहुत ही पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर ही काम करता है। ओके, नाउ सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होंगे। फर्स्ट वुड बी द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द नेक्स्ट वुड बी द पी टाइप सेमीकंडक्टर। What do you mean by the term N-type semiconductor and the word P-type semiconductor? N-type semiconductors will be those semiconductors, N का मतलब नेगेटिव, P का मतलब पॉजिटिव। सो होता क्या है? सिलिकॉन, जैसे मैंने आपको बताया, इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,4, मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4। अब मैंने जानबूझ करके उसके अंदर एक ऐसे पार्ट को ऐड कर दिया, एक ऐसी इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, एक ऐसे फॉरेन सब्सटेंस को एक ऐड कर दिया जिसमें जानबूझ करके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सर नहीं समझ में आया? लेट्स सी। मैंने जानबूझ करके ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं मैंने उनको ऐड कर दिया। कौन कौन से होंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स? फॉस्फोरस हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, ओके, बिस्मथ हो सकता है, लाइक दैट। सो मैंने इस तरह की इम्प्योरिटीज को उसमें डाल दिया। इन सबके आउटर मोस्ट वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप 15 के हैं, 2,8,5, तो इनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको केवल 4 ही चाहिए। इसका मतलब हर एटम के पास में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी अपन कंडक्ट कैसे करते हैं? When potential is applied, then electrons start flowing in one direction.
तो इन सब के पास में एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। सो कभी किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर्स? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर those semiconductors in which when group number 14 elements are doped with what? Are doped with group number 15 elements. After doping with group number 15 elements, each and every atom will have 1 mole of electrons extra. Now whenever current is applied, all of these electrons will start flowing in one direction like a rush. And that is the reason why they are known as N-type semiconductors. But then sir, why not use conductors? इतनी मेहनत क्यों करें? Please understand, conductors के अंदर एक limited number of electrons होते हैं, तो मैं उसको डोप नहीं करा सकता। बट इनके अंदर हर एक में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और प्लस सिंस मैं ह्यूमन हूं तो डोपिंग का कितना लेवल होना चाहिए वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इसका मतलब कोई भी एक मटेरियल की कितनी कंडक्टिविटी बढ़ानी है या कम करनी है दैट आई कैन डिसाइड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। बट द ओनली प्रॉब्लम विद दीस सेमीकंडक्टर्स आर कि काफ़ी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए आप चेक करोगे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी होंगे वो एक टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो भी काम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए तो भी काम नहीं करेंगे। लैपटॉप के नीचे फैंस क्यों लगे रहते हैं? थिंक अबाउट इट। कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर फैन क्यों लगा रहता है? थिंक अबाउट इट। कैलकुलेटर में तो नहीं होता। इट्स दैट सिंपल। ओके, नाउ एनीवे, देन कमिंग ऑन टू द वर्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। Now how will you say p type semiconductors? वापस से वही फॉर्मूला, p type मतलब पॉजिटिव टाइप। सो सिलिकॉन विच इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट को मैंने जानबूझ करके इस बार डोप कराया है किससे? ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट से। और इसको किससे कराया था? ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट से। सो p टाइप को कराऊंगा ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट से। वापस से वही मैकेनिज्म, 14 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4, उसको बॉन्डिंग के लिए चाहिए थे 4, आपने कितने दिए? 3। एक साइड जो खाली बचेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करना चालू कर देगा, लीविंग अ होल ओवर देयर, HOLE, एंड दिस होल विल बी अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, क्योंकि वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका, सो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर। एंड जब भी आपने कभी भी फील्ड लगाई, जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, दिस ईयर क्लास 10 तक हम लोग सिखाते थे बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन्स को आप एक डायरेक्शन में फ्लो कराओगे तो बन जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, बट इस साल दोनों चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करता है। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में कौन फ्लो करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस, व्हिच इज आल्सो नोन एज होल्स। ओके, सो वेरी सिंपल टाइप। किसी ने पूछा व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? व्हेन ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स आर डोप्ड विद ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स leaving 1 mole of electrons extra per atom, then it will be known as n-type semiconductor, which is used to increase the conductivity. What is p-type semiconductor? When group number 14 is doped with group number 13 elements, for example aluminium, okay, gallium, all of those, okay. So when p-type semiconductors are doped with group number 13 elements, then there is 1 electron short for the part of bonding. This will result into hole, and when an electric potential is applied, then huge amount of holes will flow in one direction, constituting electric current, and this is known as p-type semiconductors. अब इसका मतलब समझो, केवल सॉलिड के अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालने से सॉलिड का पूरा कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब वो सॉलिड दिखने में वही सॉलिड होगा, but the conductivity might be higher or might be lower than the expected value. And इसी को यूज करके humans आजकल इतने फास्ट मोबाइल्स, इतने फास्ट लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, because now you can control the conductivity of each and every material. कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, याद है पढ़ा होगा, रो R is equals to रो L upon A. Resistivity remains constant, the number of atoms per unit material remains constant, and that is the problem. But in semiconductors you can keep on changing this.
कभी किसी ने पूछा कि ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को, सॉरी, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए विच एलिमेंट्स आर डोप्ड विद ग्रुप नंबर 14? ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स आर डोप्ड। उसका एग्जांपल दैट इज कौन कौन सा हो जाएगा? फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, देन सॉरी एंटीमनी, देन कम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स ग्रुप नंबर 13 लाइक एल्यूमिनियम, ओके, गैलियम। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक नाउ। तो ये था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पूरा वाला पार्ट। इसमें केवल एक ही चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, विच इज नोन एज एफ सेंटर्स। ध्यान रखना, जब भी कभी कोई कलर का क्वेश्चन आएगा, इट विल बी नोन एज एफ सेंटर्स। नेक्स्ट, then comes the word impurity defect. So what do you mean by technically the impurity defect? When I am talking about the word impurity, अभी तक हमने जितने भी डिफेक्ट पढ़े थे वो क्रिस्टल के अंदर के ही डिफेक्ट्स थे। अब जो हम डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं वो इम्प्योरिटीज की वजह से डिफेक्ट्स हैं। इम्प्योरिटीज मतलब जब कोई फॉरेन एटम आकर के इसको कुछ करप्ट कर रहा है, कुछ खराब कर रहा है, देन इट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बट हम जानबूझ करके इम्प्योरिटी को सर अंदर आने नहीं देंगे। इसमें आप उल्टा करते हो, इसमें आप जानबूझ करके इम्प्योरिटी को डालते हो। क्यों डालोगे? कॉमन सेंस सोचो वन सेकेंड। बिकॉज आपको कंडक्टिविटी या कोई ना कोई उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना होगा, एंड दैट्स द रीजन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये तो हो गया AgCl with CdCl2। Now before doing this question, first of all let's complete this topic so that at least आज ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। Okay, now by the time I'm just getting aside, if you want to take a screenshot of this so you can take, by the time I'll drink water. Okay, now I'm sorry. Now let's start with the word electrical band theory. Now when I'm talking about the word electrical band theory, then I told you that there are, by the way, 3 types of substances or 3 type of materials. What are those 3 materials? They will be conductors, semiconductors and insulators. Let's talk about first of all the word conductors. Now conductors में होता क्या है? गाइस ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही टॉपिक फिजिक्स के अंदर भी आएगा। फिजिक्स के अंदर आएगा मतलब फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक है विच इज नोन एज सेमीकंडक्टर्स। उसमें ये हर साल क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होता है। ओके, एंड स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स में तो 100% आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स? तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें बताने वाली चीज क्या है? कंडक्टर्स में देयर आर दीज काइंड ऑफ बैंड्स। ये बैंड, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के बाद में देयर इज वन मोर बैंड व्हिच इज नोन एज कंडक्शन बैंड। CB, कंडक्शन बैंड। प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर कंडक्टर इज, कंडक्टर में भी आप देखोगे तो दोनों के दोनों बैंड्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है वैलेंस बैंड में से यदि किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर जाना है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर नॉर्मली कभी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सेप्ट अभी के कंडीशंस। अभी तो यदि आपको अपने घर के बाहर भी निकलना है तो भी प्रॉब्लम है, बट स्टिल, सो दैट मीन्स दैट इफ आई वांट टू क्रॉस और मेक एन इलेक्ट्रॉन क्रॉस फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देन इट विल नॉट टेक मच ऑफ द एफर्ट। Such kind of material in which the electron can very easily move from valence band to conduction band, because both of the bands are overlapping on each other, will be known as conductors. What do you mean by semiconductors? Let's rub this. Let's say I have got a semiconductor. Semiconductor में the conduction band and valence band में थोड़ा सा गैप होता है। इसका मतलब वैलेंस बैंड्स तब तक कंडक्शन बैंड की तरफ में नहीं जाएंगे जब तक आप हल्का सा टेम्परेचर रेज नहीं करोगे या कुछ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई नहीं करोगे या कुछ उनको देना पड़ेगा चार्ज आपको। ओके, देन ओनली दे विल बाय द वे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पार्ट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट इट वुड रिक्वायर सम एनर्जी, अपने आप नहीं होगा। ओके, सच काइंड ऑफ मटेरियल विल बी नोन एज semiconductors. Let's move on to the next. Now let's say suppose I have got
a conduction band right over here and I have got a valence band right over here. गाइस कितनी भी एनर्जी लगाओगे क्या आपको लगता है कि चार्ज यहाँ से वहाँ जंप कर सकता है? Oh no, not possible. You know, I told my students this particular story a lot of times. So I am in fact very bad at sports. मुझे कोई स्पोर्ट खेलना नहीं आता, none. I mean none means none. वो जो एक्स्ट्रा वाले होते हैं ना बंदे, कॉमन प्लेयर्स, मतलब always like that. So what happened was that school में जब ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं या फिर इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं बिटवीन द हाउसेस, so of course participate तो करना पड़ता है because टीचर चिल्लाते हैं and so on and so forth. So then teachers asked me also to participate. So I said yeah, and they thought कि मैं तो अच्छा लंबा हूँ, so I'll be able to make a jump. वो जो लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप के अंदर वो पिट बनाते हैं एंड पिट के अंदर सॉफ्ट सॉइल डाल देते हैं ताकि बच्चों को चोट ना लगे, एंड देन यू हैव टू जंप मतलब रन एंड देन टेक अ लॉन्ग लीप एंड जंप, एंड वो वहाँ से वहाँ कैलकुलेट करते हैं. एंड आई थॉट कि मेरे इतने लंबे, बिकॉज सब लोगों ने मुझे चढ़ा दिया हाई पर, सब लोगों ने बोला अरे गौतम तेरी तो लेग्स इतने लंबे हैं दैट टेक्निकली यू विल कम, यू विल रन एंड यू विल जंप ओवर द नेक्स्ट पिट. आई सेड यूं मक्खन बटर की तरह यूं निकाल दूंगा. आई केम रनिंग एंड समझ जाओ उसके आगे अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं. इमेजिन आई रैन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. छोटे बच्चे मतलब मुझसे छोटे बच्चे, एंड आई वाज ओवर देयर एट आई थिंक एट दैट टाइम इन क्लास 9th और 10th, एंड मुझसे छोटे बच्चों ने जो जंप मारा दे कुड रीच ओवर हियर. वेयर डिड आई फॉल? आई फेल ओवर हियर. मतलब क्योंकि ना तो टेक्निक मालूम थी एंड ना इतनी एनर्जी थी, पुकी पुकाई बैठ रही. सो दैट इज द रीजन व्हाई. सो अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रॉन्स वुड ट्राई टू जंप. नाउ डोंट गेट सो हैप्पी. उस बच्चे को भी मैं ही चढ़ा रहा था, क्या हुआ? पहुंच गया वहां तक. Ultimately, I mean, though he was the one who came first and I was the one who came last, but understand, यदि हम valence band and conduction band लेंगे, so even this electron could not reach over there because the energy band gap is so high. So वो क्या लगता है कि मैं जब सोच रहा था jump करने के लिए, would I be actually able to make cross that particular pit? No, you won't. It's simple. And this kind of huge gap is known as energy gap. जब ये एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर अनेबल टू क्रॉस दैट एनर्जी गैप, देन सच काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज इंसुलेटर्स. ओके, सो ये भी हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड. गाइज इसको याद से नोट कर लेना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा इस पे. कोऑर्डिनेशन नंबर. जब भी कभी P फॉर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर विल ऑलवेज बी 6. क्यों? उसके खुद के सिंपल प्लेन में 4 तो एटम्स रहते ही हैं एंड देन एक ऊपर और एक नीचे जो हमेशा उसको टच कर रहे होंगे. सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? 6. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? द सराउंडिंग स्फीयर्स टचिंग द सेंट्रल atom or any particular atom in a unit cell will be known as coordination number. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कुल मिला के कितने होंगे? 8, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में है एक, तो 1 2 3 4 ऊपर 4, 1 2 3 4 नीचे 4 जो टच कर रहे होंगे उसको, क्योंकि और तो कोई किसी को टच ही नहीं कर रहा होता. सो कितना हो जाएगा पीसीसी में? 8. एफसीसी के अंदर हर एक एटम को कोई बाहर से भी टच कर रहा है, कोई अंदर से भी टच कर रहा है. सो कितने टच कर रहे होंगे? दैट इज एट अ टाइम 12. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट? 12. Okay, because 6 in its own plane, 3 at the top and 3 at the bottom. So 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so this would be the coordination number. Very very important part. Also remember that FCC is also known as CCP, cubic close packing. Okay, HCP भी ध्यान रखना, hexagonal close packing coordination number, so you'll be able to understand. So ये भी हो गया. Now आते हैं almost the last topic पे, and then we'll start discussing some of the question and the answers. Okay. They're talking about the word electrical band theory, वो आपको बता दिया. Then comes the word paramag. ये paramag का मतलब क्या है? It is a short form first of all because जगह नहीं बची हुई थी. So मैं यहाँ पे पहले बोर्ड पे रब कर देता हूँ and then I'll tell you. So the word is
Paramagnetism. Paramagnetism. What do you mean by the word paramagnetism? Paramagnetism is that particular property in which, or those substances are known as paramagnets or paramagnetism, those substances which are weakly attracted in a magnetic field. In magnetic field मतलब यदि आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगाया, so these substances will be weakly attracted, धीरे धीरे उसकी तरफ में चले जाएंगे. Such kind of substances are known as paramagnetism. Next, what do you mean? I'm sorry. What do you mean by the word diamagnetism? डायमैग्नेटिज्म का मतलब हो जाता है वीकली रेपेल्ड. गाइस ये डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वीकली रेपेल्ड. नाउ ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक की एक और डेफिनेशन हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्लास 11th. एनी सब्सटेंस इन विच अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इफ देयर आर हाफ स्पिन ऑर्बिटल्स. याद है? Such kind of material will be known as singly filled, will be known as paramagnetic. Diamagnetism का मतलब होता है जिसमें weakly repelled होंगे. Weakly repelled का मतलब जिसके अंदर भी opposite spins होते हैं. But you're not supposed to write this in the exam and do not make this, not allowed. आप केवल diamagnetism में इतना लिखना, those substances which are weakly repelled in a magnetic field will be known as diamagnetism. For example, water, for example, paper, wood, ये सारे के सारे diamagnets हैं. Okay. Next पर आते हैं the word ferromagnetism. What do you mean by the word ferromagnetism? So ferromagnetism will be very strongly attracted. So those substances which are very strongly attracted would be known as ferromagnetism. For example, iron. Okay, so iron is very strongly attracted in the magnetic field. Such are known as not ferromagnetic material. So those substances which are very strongly attracted in a magnetic field will be known as ferromagnetic material. Then comes the word ferrimagnetic field. Ferrimagnetic. Ferrimagnetic. What do you mean by the word ferrimagnetism or ferrimagnetic? Ferrimagnetic means those particular substances or those substances which पहले तो उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा what do you mean by domains? Domains are small clusters. Clusters मतलब group. Domains are small clusters of ions. कौन से आयंस? इट कैन बी पॉजिटिव आयंस, इट कैन बी नेगेटिव आयंस. जो भी मेटल आयंस होते हैं जब वो छोटे छोटे झुंड बना करके एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं देन दे आर नोन एज डोमेन्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फेरीमैग्नेटिज्म? फेरीमैग्नेटिज्म मतलब फेरीमैग्नेटिज्म मीन्स दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस और दो सब्सटेंसेस इन विच द domains are so aligned to give a net dipole moment. फिर से रिपीट कर रहा हूं. Ferrimagnetism are those substances which or under which when the domains are aligned. Domains क्या होते हैं? Domains are those small cluster of metal ions. When the domains are aligned, they will be able to give a net dipole moment. देखो इस पे 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है. इसका मतलब 3 अपवर्ड्स मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं बट दूसरा नीचे जा रहा है. तो ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ इनका डायपोल मोमेंट तो होगा ही होगा. सच काइंड ऑफ मटेरियल विल बी नोन एज फेरीमैग्नेटिज्म. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड, द लास्ट वन, एंटीफेरोमैग्नेटिज्म. Antiferromagnetism
substances are those substances in which the net dipoles would always be equal and opposite and will be cancelling out to give a net dipole moment of what? 0. So इनका net dipole moment हमेशा क्या होगा? 0. And that's the reason why they'll be known as anti-ferromagnetism. So paramagnetism हो गया, diamagnetism हो गया, फेरो हो गया, फेरी हो गया, एंटी फेरो हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता दे. Okay. So these are the substances. Did you understand this? Okay. Guys, यहाँ पर बहुत सारी terms हैं इस chapter के अंदर, इसलिए chapter इतना बड़ा होता है. Okay. Though of course I'll be posting today on the WhatsApp group the particular notes of this particular chapter. Hopefully उसके अंदर question and answers भी होंगे. If I'll try to see यदि मुझे कुछ net पर मिलता है तो guys please do learn it. जब आप यहाँ पर आओगे तो of course you'll get the center notes also. But as of now I'll just download the notes from the notebook, the net, and I'll give it to you. Please remember कौन-कौन से important terms हैं. Solid state, solids के बारे में बात थी. Then we talked about crystalline, amorphous. Okay. Then crystalline and amorphous के बाद में हम लोगों ने उनकी properties की बात करी. उसमें कुछ नए words आए. For example, isotropy and isotropy. Okay. उसके बाद में हम लोगों ने बात किया pseudo solids. उसके बाद में हम लोगों ने बात किया सिलिका. उसके बाद में हमने बात किया सिलिका का crystalline form. सिलिका का amorphous form is known as glass and crystalline form was known as quartz. Okay. उसके बाद में हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया था by the way the theory के बारे में. Which particular, that is the unit cell, lattice points, crystal, okay, and all those particular substances. हम लोगों ने amorphous and crystalline के differences के बारे में पढ़ा था. उसके बाद में हम लोगों ने बात किया था that उसके बाद में हम लोगों ने बात किया था यूनिट सेल एंड यूनिट सेल के डेरिवेशंस के बारे में. उसके बाद में हमने FCC पढ़ा था, BCC पढ़ा था, CCP स्ट्रक्चर पढ़ा था and so on and so forth. हम लोगों ने क्रिस्टल के अरेंजमेंट पढ़े थे which was Bravais lattices, 14 Bravais lattices and 7 crystalline structures. हम लोगों ने impact parameter पढ़ा था which was alpha, beta and gamma. हम लोगों ने उसके बाद में A, B and C भी पढ़ा था which were known as parameters. Then हम लोगों ने derivation के बाद में radius ratio निकाला, R by R वाला पार्ट. हम लोगों ने उसके बाद में A और R के relation निकाले for in the derivation. हम लोगों ने packing efficiency निकाली. Packing efficiency निकालने के बाद में हमें ये मालूम पड़ा कि voids क्या होते हैं, जो gaps होते हैं. फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर कल पढ़ा था. फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स पढ़े थे. डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स के बाद में देन अगेन हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा, इंसुलेटर्स पढ़ा, कंडक्टर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिकल बैंड थ्योरी पढ़ी, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरीमैग्नेटिज्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ गॉड. देन ऑन द लास्ट टॉपिक वी डिड डिफेक्ट्स, ऑल काइंड ऑफ डिफेक्ट्स ऑल टुगेदर. सो इफ यू सी दिस इज अ ह्यूज टॉपिक जिससे बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को है. So hopefully now you can understand why this topic actually took so much amount of time. Guys, I'll be posting a sheet today if possible. If possible. Now why I am saying if possible because of course right now I cannot force you over here. So guys, if possible, please do complete that particular sheet by anyhow. वो please complete कर लेना so that ये chapter जो approximately around 6 marks का आता है in the exam would get completed. It might end up on 5, it might end up on 6, but the weightage will not be less than 6 guys for sure. Okay. So please ध्यान रखना because बहुत सारे chapters के अंदर the physical chemistry would come for around almost physical and inorganic would come for around 35 marks and the organic would come for around 32-34 marks. Plus minus 1 or 2 ऊपर और नीचे. So guys, these are very very important questions. Now let's do this particular question right now. Okay. Now इन्होंने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो हर बार पता नहीं घिसा पिटा पूछ लेते हैं. एंड इसके बाद में गाइस ध्यान रखना एक और न्यूमेरिकल आता है जो मैंने कल आपको डेंसिटी का फॉर्मूला दिया था. D is equals to Z into M upon A cube into Na के लिए. NiO nickel oxide has got a formula Ni 0.98 and oxide 100. What fraction of nickel exists as Ni2 positive and Ni3 positive ions? इन्होंने बोला है कि आमतौर पे जो निकल ऑक्साइड होता है ये करीबन NiO के फॉर्म में मिलना चाहिए था, लेकिन इसका ये जो फॉर्म है याद है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आज ही हम लोगों ने पढ़े थे, सॉरी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. तो ये कुछ इस वाले फॉर्म में मिल रहा है 0.98 और ऑक्सीजन 100 या ऑक्साइड 100. इन्होंने बोला है बताओ ये निकल 0.98 के अंदर कितने आयंस Ni2 पॉजिटिव के हो सकते हैं और कितने Ni3 पॉजिटिव के.
मान लेते हैं इन्होंने बोला है कि ऑक्साइड के 100 है। यदि ऑक्साइड के 100 हैं, लेट द ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बी 100 एंड देन कम्स द वर्ड निकल के जो होंगे वो कितने होंगे 0.98। अब इन्होंने बोला है निकल के अंदर भी दो तरह के आयंस हैं, कौन कौन से, Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव। निकल बाय द वे इज अ ट्रांजिशन मेटल, ध्यान रखना। इन्होंने बोला इनका परसेंटेज बताओ। अब पहला आंसर हमें क्या मालूम, कुछ दिया ही नहीं डेटा तो मैं कैसे निकालूं। इन सिंपल वर्ड्स Ni को मैंने मान लिया कि इसके कुछ X आयंस हैं जिनके ऊपर में +2 चार्ज है, क्योंकि निकल के ऊपर में +2 चार्ज है। ये वाला पार्ट जो भी होगा, क्योंकि आपने बोला टोटल कितना था 98, मतलब निकल इज अराउंड 98% while this oxygen is approximately 100%। इन्होंने बोला है कि यदि मैंने मान लिया लेट अस सपोज दैट निकल कम्स एट व्हाट एज x परसेंटेज है निकल का, तो इसका मतलब है टोटल में से अब जो बचा होगा वो किसका होगा 98 माइनस x का। नहीं आया समझ में। सी निकल के अंदर दो तरह के निकल के आयंस हैं, वन इज 2 पॉजिटिव एंड अदर इज 3 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का कितना परसेंटेज है आई डोंट नो, सो लेट अस टर्म दैट पार्ट एज x, मत डालो +2। ओके, अब कॉमन सेंस है, यदि निकल 2 पॉजिटिव यदि x है तो निकल 3 पॉजिटिव आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, कॉमन सेंस इट वुड बी 98 माइनस x, क्योंकि 98% टोटल निकल है, राइट। अब इसका कैलकुलेशन देखो, x इंटू 2, x इंटू 2 क्यों आया, बिकॉज x पे कितने चार्ज है 2 प्लस 98 माइनस x इंटू इस पे कितना चार्ज है इंटू 3 शुड बी इक्वल्स टू, और आपको मालूम है टोटल 100 कितना है, 100 इज ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है याद करो, रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 -2, सो इसका मतलब है 2 मान लेते हैं। सो ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला पार्ट शुड बी इक्वल्स टू 100 इंटू वॉट 2, क्योंकि 100% है वो वाला पार्ट, राइट। मैंने इसको दोनों को इक्वल क्यों कर दिया, बिकॉज दोनों के चार्जेस इक्वल ही होने चाहिए ना टोटल, बिकॉज चार्जेस नेट न्यूट्रलिटी हमेशा रहेगा, सो जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, x इंटू 2 प्लस 98 माइनस x इंटू 3 माइनस 2 इंटू 100, क्यों ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -2 इंटू 100 शुड बी इक्वल टू 0। मैं उसको इक्वल टू के उस तरफ में ले चुका हूँ, बात एक ही है। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 98, 3 8 से 24 4 कैरी 2 29 294 माइनस 3x should be equals to 200, correct? So 2x minus 3x should be equals to minus x should be equals to 200 and ये वाला पार्ट आ जाएगा minus 94, माइनस माइनस साइन कैंसिल, सो x equals to कितना आ गया, x की वैल्यू 94 है और टोटल वैल्यू 100 है, तो बाय द वे निकल 3 पॉजिटिव कितना होगा, सो ये तो आ चुका निकल 2 पॉजिटिव का, और निकल 3 पॉजिटिव कितना आ गया, इट शुड बी इक्वल्स टू 6%। कॉमन सेंस जब एक 94 है तो दूसरा 6 ही होगा। सो द क्वेश्चन इज डैम सिंपल गाइस। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आई एम सेंडिंग अ शीट टुडे on the WhatsApp, okay guys, please do see that sheet. If you have still got a problem with any numerical, any particular question whatsoever, let me know and I'll be once again clarifying it. Fine? Okay guys, thank you so much for this particular video. Remember, आज 2 वीडियोस हो चुके हैं, बिकॉज आज सुबह एक वीडियो भेजा था और अभी आपको जस्ट एक और एक वीडियो ये वाला भी जाएगा। आज आपके पास एक शीट भी जाएगी, उसके बाद में कल और परसों, दैट मीन्स ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे वी विल बी कंप्लीटिंग आवर फिजिक्स चैप्टर। ओके, तो कल और परसों, कल केवल 2 दिन फिजिक्स ही होगा, तो फिजिक्स मैथ्स में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने ये वाला फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, एंड फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड वो वाला कैपेसिटेंस एंड गॉसेस थ्योरम वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सी यू गाइस, एंजॉय एंड प्लीज कीप स्टडिंग। Thank you. Bye-bye.